बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक का नाम है मैस एंड वेट, मास और वज़न। अमूमन हम समझते हैं कि ये दोनों एक क्वांटिटी हैं, लेकिन ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं है बल्कि डिफरेंट होती हैं। मैस कहते हैं कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को, मसलन हम बाज़ार में चले जाते हैं, वहाँ से 1 किलो सेब लेकर आते हैं, तो जब दुकानदार उस सेब को मेजर करता है वोल्ट मीटर में या बॉट में या जिस तरह भी वो मेजर करता है, जो भी उसके पास डिवाइस मौजूद है उसको तौलने के लिए, तो जब वो तौलता है तो अगर 1 किलो में 3 सेब चढ़ते हैं यानी 3 सेब आते हैं, तो ये जो 3 सेब हैं ये क्या होगा, उसका मैस। और चूँकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और तीनों सेब का कलेक्टिवली ज़मीन जिस हिसाब से जितनी फोर्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो उसका क्या होगा, वेट। तो मैस ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और वेट वो फोर्स है जिससे ज़मीन किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास 8 बॉल हैं, तो 8 बॉल ये क्या है, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, ये इसका क्या होगा, मैस। तो 8 बॉल को जितनी फोर्स के साथ ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हर बॉल के ऊपर अलग अलग फोर्स नहीं, 8 बॉल की कलेक्टिवली मजमूई तौर पर जितनी फोर्सेस ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो उसका क्या बन जाएगा, वेट। तो 8 बॉल ये नंबर ऑफ़ क्वांटिटी डैट इज़ मैस, और जितनी फोर्स है उस 8 बॉलों को ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी डैट इज़ वेट। तो हमारे पास यहाँ पे मैस और वेट की डेफिनेशन आ गई। मैस ये हमारे पास सबसे पहले आपने इसकी क्या लिखनी है जी, डेफिनेशन। तो मैस की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, मैस हमारे पास आ गया द बॉडी, मैस ऑफ बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय द बॉडी। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, मैस की। वेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। अब उसके बाद मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। ये कंपैरिजन ही में आता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो ये बड़ा एम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और सम टाइम ये बड़ा एम लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो हम मैस को रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। मैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। डब्ल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। वेट का फार्मूला होता है, फार्मूला वेट का हमारे पास आ गया डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यानी वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। मैस बॉडी का कांस्टेंट होगा, लेकिन जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज। जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास जो वेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका फार्मूला हम इस फार्मूले से निकालेंगे, तो इसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास फार्मूला इसका, जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास मैस का फार्मूला बन गया W बाय जी। नेक्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, एक पॉइंट हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैस से। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसका फार्मूला होता है M इक्वल टू W बाई जी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये हमारे पास जो मैस है स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, मैस डज नॉट चेंज विद पोजीशन। मैस पोजीशन चेंज करने से चेंज नहीं होता। अगर हम बाज़ार से 1 किलो सेब लेकर आ रहे हैं, उसमें 3 सेब हैं, तो बाज़ार से घर तक पोजीशन तो चेंज की, लेकिन उसका मैस चेंज नहीं होगा।
शर्त ये है कि अगर आप रास्ते में 1-2 सेब खा ना लें। अगर आप खाएंगे नहीं तो 3 सेब दुकान पे थे और घर जाते भी कितने होंगे, 3 सेब ही देंगे। तो पोजीशन चेंज करने से मैथ्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि ये चेंज होता है विद दिस रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जो वेट है डज चेंज विद पोजीशन। पोजीशन चेंज करने से जो वेट है बॉडी का वो क्या होता है जी, चेंज होता है। जिस तरह मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है जी पे। अब जी की वैल्यू फ़िक्स नहीं होती, ज़मीन पर कुछ और होगी। ज़मीन के करीब जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाते हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो जब जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो वेट जो है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हम मैथ्स को मेजर किस तरह करते हैं। तो मैथ्स को जो सिंपल है वो तो है बीम बैलेंस, क्योंकि सबसे पहले जो यूज़ हुआ था वो क्या था जी, बीम बैलेंस, जिसको हम तरकरी भी कहते हैं। जो अक्सर जो जट लोग हैं या पहले ज़माने में वो एक तरकरी टाइप यूज़ होती थी। एक साइड पर बाट रखा जाता था, एक साइड पर बाट वटा या वज़न जिसको हमने मेजर करना है, और एक साइड पर जितनी चीज़ मेजरमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 किलो ही कोई चीज़ मेजरमेंट करनी है तो एक साइड पर उस चीज़ को डालेंगे और एक साइड पर बाट किलो का डालेंगे। तो जैसे वो दोनों का लेवल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी मेजरमेंट हो चुकी है। तो इसको हम किससे मेजर करते हैं जी, बीम बैलेंस से। तो जो वेट हमारे पास है इसको हम किससे मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस से, यानी ये आ जाएगा स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट जो आप यहाँ पर लिख लो फार्मूले के आगे ही, कि मैथ्स का एसआई यूनिट क्या होता है जी, मैथ्स का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और वेट का एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। किलोग्राम को केजी से और न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। उसके बाद आगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून, न्यूटन्स। पहले हमने फर्स्ट 2 लॉज पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ में न्यूटन बोला हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मसलन हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम ज़मीन को अपने पाँव से पीछे की तरफ धकेलते हैं। अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन के तौर पर ज़मीन हमें क्या करती है, आगे की तरफ धकेलती है। तो ये दोनों मिकदार में हमेशा क्या होते हैं, इक्वल, लेकिन इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। इसी तरह अगर एक टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है तो चूँकि बुक ज़मीन है, उस बुक को अपनी तरफ क्या करना है, खींचना है। तो ये उसका वेट किधर होगा, नीचे की तरफ। अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन के तौर पर जिस टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है वो ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से 2 इक्वल लेकिन अपोजिट फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, इसलिए जो बुक है वो टेबल के ऊपर रेस्ट की हालत में रहेगी। इसी तरह फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक बैलून है, हम बैलून में हवा भरते हैं। तो जैसे बैलून में हवा भर कर बैलून को छोड़ते हैं तो बैलून क्या करता है, पीछे की तरफ मूव करता है और हवा जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो यानी एक एक्शन बन गया और एक क्या बन गया, रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास रॉकेट है, तो जैसे हम रॉकेट लॉन्च करता है तो उससे नीचे बहुत ज़्यादा जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं। तो रॉकेट ने लॉन्च किया, रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, गैसेस किधर मूव कर रही हैं, नीचे की तरफ। तो एक एक्शन बन गया और एक क्या बन गया, रिएक्शन। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी मिसालें हैं जिसमें हमेशा एक एक्शन के तौर पर एक्ट करता है और एक क्या करता है, रिएक्शन के तौर पर एक्ट करता है। दोनों मिकदार में भी हमेशा इक्वल होते हैं और दोनों की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। तो यानी एक बॉडी पर हमेशा 2 फोर्सेस लगती हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, या एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ।
तो जब भी एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी वो हमेशा, चूँकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अगर वो इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगी तो रेस्ट की हालत में रहेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। यही न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया। अब आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन क्या है जी? आसान सी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसने इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप कोई सी एक कर लेना क्योंकि कम चांसेस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए। या अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी जाता है तो जो मैंने आपको एग्जांपल्स 3 बता दी हैं, एक टेबल वाली बता दी है, एक बैलून वाली बता दी है, एक रॉकेट वाली बता दी है, आप इन्हीं को अपने वर्ड्स में लिख लें, नहीं तो एक एग्जांपल यहाँ से कर लें। पहला ही पैराग्राफ सेकंड लाइन से, लेट अ बॉडी ए एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन अदर बॉडी बी, द बॉडी बी रिएक्ट्स against this force and exert a force on body A. The force exerted by body A on B is the action force, यानी A B के ऊपर अगर फोर्स जो लगाएगा वो एक्शन है, तो जो B A के ऊपर लगाएगा वो क्या होगा? रिएक्शनल फोर्स। whereas the force exerted by body B on A is called reaction force। तो आगे उसके बाद सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आपने ये पैराग्राफ लिखना है।